गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ प्रतिमा सिंह और एक बार फिर आप सभी का पोल पाथ पर स्वागत है। आज फिर से हम एमपी सेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये जैसे बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो हम लेकर के आए हैं, तो उनको देखेंगे और उनके साथ साथ में कुछ फैक्ट भी एनालिसिस करेंगे उसके आसपास के जो फैक्ट हैं। तो वीडियो को आप स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आपका नॉलेज अधूरा रहेगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो आप देखते हुए तब बढ़िए। वीडियो को स्पीड पे डाल सकते हैं बट उसको जो है स्किप मत कीजिए। स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा और जो चीज़ हम लेकर आए हैं वो आप पूरी उसको ले नहीं पाएंगे और फिर एग्ज़ाम में वो बेनिफिशियल उतना बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा जितना कि मिलना चाहिए। प्लस हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि आईआर से संबंधित है, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते हैं उससे संबंधित सारे क्वेश्चन हैं और उसकी प्लेलिस्ट में 115 नंबर की जो है क्या है प्रैक्टिस हमने करा रखी है। तो अगर आप इस वीडियो के साथ उसको देख लेंगे तो आपका आईआर जो है काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उसके साथ में आपके जो है वहाँ से काफ़ी मजबूती बनेगी। बाकी आईआर के और भी क्वेश्चन मैं दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं तो मैं और भी क्वेश्चंस दूंगी। बट अगर ये दो लिस्ट आपने जो अभी की एक दो वीडियोस जाएंगी और ये 115 मिला के आपने देख लिया तो आपका आईआर जो है काफ़ी अच्छा जाने वाला है, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे से वहाँ पर समझा रखा और यहाँ पर भी हम आपको सारे फैक्ट लेते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हुए चलेंगे। पीडीएफ आपको जो है पोलपाथ में मिल जाएंगी, सॉरी टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। 2-3 दिन बाद ये अपलोड कर दी जाएंगी। पोलपाथ के नाम से ही चैनल बना रखा है, सर्च करके आपको जो है ज्वाइन कर पाएंगे। अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है तो आप लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और बताना चाहेंगे आपको कि यहाँ पर दो प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लगी हुई हैं। एक मैराथन की, ये 115 जो है आपको मैराथन में मिलेगी, जो 115 नंबर का है। ये कहाँ मिलेगा? जो मैराथन लिस्ट है, महा मैराथन करके एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको ये मिलेगा 115 प्रैक्टिस जो है। और उसके अलावा एक डेली प्रैक्टिस के नाम से जो है एक लिस्ट और मिली है। यदि आपने ये दोनों फॉलो कर ली तो आपको एग्ज़ाम में खुद आप एग्ज़ाम देकर आएंगे तब बताएंगे कि मैम बहुत हेल्प मिली। लेकिन शर्त ये है, ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है वहाँ पर कि आप व्याख्या भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन जो हमारा होगा उसे भी पूरे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो आपका बहुत ही अच्छा पेपर जाने वाला है। प्लस मैं प्रीवियस ईयर पेपर करा ही रही हूँ, जो मुझसे अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं दे ही रही हूँ वो तो हो ही रहा है। चलिए फिर देखेंगे आगे का। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा पीआईओ कार्ड जारी किए जाने का विचार किस संगठन ने दिया? किसने दिया? जीओपीआईओ ने। ये ओ है, इसको जीरो मत मानना, चलो मैं ओ कर देती हूँ, जीरो जैसा लग रहा है। जीओपीआईओ ने या इंडिया कॉकस ने, ठीक है, या भारत यूएस संघ ने या एनआरआई संघ ने, किसने दिया? तो ये जो है ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जीओपीआईओ। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। जीओपीआईओ क्या है? ये है आपका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। पीओआई क्या है? पीआईओ क्या है? तो पीआईओ का मतलब होता है कि ये जो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो हमारे इंडियन बाहर रहते हैं, तो उनकी बात हो रही है। पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ठीक है। तो जो भारतीय मूल के जो भारतीय हैं, निवासी हैं, बाहर रह रहे हैं लोग, तो इन्हों को पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला गया है। और जीओपीआईओ क्या है? तो ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन
ओरिजिन, ठीक है। ये जो है क्या है, ये इसका नाम है पूरा। इसका काम क्या है, क्वेश्चन आता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्य क्या है। तो ये प्रवासी जो है इसका कार्य क्या है, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्य है भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के मुखरीकृत हितों का प्रतिनिधित्व करना, यानी कि जो उनके मेन हित हैं, उनके हित हैं, उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो जो भारतीय मूल के निवासी, जो भारतीय मूल के विभिन्न लोगों के होते हैं अलग अलग देशों में रहने वाले, तो भारतीय मूल के जो लोग होते हैं अलग अलग देशों में रहते हैं, उनके हितों का प्रतिनिधित्व, उनके हितों का प्रतिनिधित्व करना, ये इसका काम है। पूछता है, ये क्वेश्चन जो है देखने को हमें मिल रहे हैं, इसलिए इसी में मैं ऐड ऑन किए दे रही हूँ। तो इसका कार्य क्या है, कार्य क्या है इसका, कार्य यहाँ पर लिख लेते हैं। तो कार्य इसका ये है, ठीक है। अभी क्या होता है कि इसमें जो है ये भारत की विदेश नीति निर्माताओं के लिए भारतीय प्रवासी समूह पर बहस काफ़ी जो है अहम हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि ये जो भारतीय प्रवासी हैं ये बहुत हमारी सहायता करते हैं। जब भी कोई हमको ज़रूरत पड़ती है हमारे देश को, तो ये बाहर बैठे हुए हैं और इनसे बहुत मदद मिलती है। क्या मिलती है, इस तरह सेंटेंस बनते हैं क्वेश्चंस में। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि जो अमेरिकी कांग्रेस में भारतीय मूल के लोगों की मतलब स्थिति ठीक है, वहाँ पर हैं ये लोग बैठे हुए हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब इंडिया पर प्रतिबंध लगा था पोखरण के बाद, तो उसको हटाने में जो है इन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी, ठीक है। और ऐसे ही भारतीय जो प्रवासी भारतीय समुदाय भारत को फॉरेक्स रिजर्व के रूप में बहुत सा पैसा भेजते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इस पर जो है विदेश नीति में इस चीज़ को अपनाया गया कि जो भारतीय प्रवासी हैं इनके हितों की रक्षा की जाए, इनको मतलब इन पर जो बहस हो रही थी उसको प्रमुखता मिली, ठीक है। और ये ऐसा क्यों करना पड़ा, इस बहस को प्रमुखता क्यों मिली, यानी कि ये बहस को इतने अहम क्यों बनाया गया, क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दी गई। तो भारत में वैश्वीकरण प्रक्रिया की मजबूरियां हैं, ठीक है। जो वैश्वीकरण प्रक्रिया चल रही है तो इस वजह से इनका काफ़ी रोल बन जाता है भारत के हितों में, तो इसलिए जो है इसको प्रमुखता दी गई है। देखो एक बात यहाँ और समझनी है कि जो ये PIO कार्ड है, ये PIO कार्ड कब आता है, ये आता है 2003 में आता है, ठीक है। 2003 में इसको जो है लाया जाता है। और अगर हम बात करें कि अब क्या है, तो अब जो ये PIO कार्ड है इसका OCI कार्ड में विलय कर दिया गया है, ठीक है। इसको जो है PIO कार्ड को OCI में विलय इसका हो गया है, विलय इसका कर दिया गया है। कब किया गया, 2015 में, ठीक है, कर दिया गया। ये कब किया गया है, 2015 में कर दिया गया, ठीक है। एक बात और देखेंगे कि दोहरी नागरिकता जो है की शुरुआत कब से हुई। तो जो ये OCI कार्ड है इससे दोहरी नागरिकता की शुरुआत होती है, ठीक है। OCI कार्ड है, OCI कार्ड से दोहरी नागरिकता की शुरुआत होती है, ठीक है, अपने भारत में। इसमें क्या है, और कुछ नहीं मिलता है, बस ये जो है भारत नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन भारत में क्या है कि ये जो संपत्ति वगैरह ये नहीं ले सकते। लेकिन एक बात और यहाँ समझेंगे कि जब 2015 में PIO कार्ड को OCI में जब विलय कर दिया गया, तो यहाँ पर एक चीज़ जो है भारतीय मूल के जो विदेशी थे उनको एक फ़ायदा मिला कि इन्हें जो है, देख लेते हैं यहाँ पर क्या है, संपत्ति, ये संपत्ति ले सकते थे, ऐसे समझ लीजिए, आप लिख लेना, संपत्ति खरीद सकते थे, लेकिन इनको जो वोट एवं क्या है संवैधानिक पद पर चुने जाने का अधिकार नहीं मिला था। तो जो विदेशी भारतीय थे इनको क्या है संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था, परंतु वोट एवं संवैधानिक अधिकार पर जो है इनको नहीं दिया गया था, वोट नहीं दे सकते थे। और संवैधानिक पद पर जो संवैधानिक पद पर चुने नहीं जाएंगे, ठीक है।
ये चीज़ें जो हैं इनको नहीं मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप एक दो बार देख लेंगे, सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। जो ये PIO का बहुत आता है, 2003 में आता है और इसको OCI में विलय कर दिया जाता है। कब किया था? 2015 में विलय हो जाता है इसका, ठीक है। और OCI कार्ड में के द्वारा ही दोहरी नागरिकता की शुरुआत हुई होती, जो भारतीय मूल के विदेशी हैं उनको नागरिकता दी जाने लग गई। लेकिन उस समय क्या है, संपत्ति का अधिकार इनको नहीं दिया गया था। और अभी क्या है, 2015 के बाद संपत्ति का अधिकार इनको मिल गया है, बट वोट और संवैधानिक पद पर ये चुने नहीं जाएंगे, ना वोट दे सकते हैं ना संवैधानिक पद पर चुने जाएंगे, ठीक है। यहाँ इतना हमने देख लिया, देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ और देख लीजिए, रिलेटेड है, CAA ये क्या है? सिटीजनशिप जो है अमेंडमेंट एक्ट है ये, और ये 2019 में आता है, इसको लाया जाता है, ठीक है। और कब? 2020 में 10 जनवरी 2020 में लागू कर दिया जाता है, ठीक है, लागू। तो ये CAA 19 में आता है और यहाँ लागू कर दिया जाता है। तो इतना जो है आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वॉलरस्टीन के अनुसार विश्व आर्थिक व्यवस्था में इनमें से कौन सी अवस्था को व्यक्त करती है? ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न हुई असमानताएं, श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन, देशज समाज की प्रवृत्ति या संसाधनों का असमान वितरण। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रम का अंतर्राष्ट्रीय विभाजन। ये जो वॉलरस्टीन है, इनके अनुसार ये बताते हैं कि संपूर्ण जो विश्व व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, ये श्रम का एक अंतर्राष्ट्रीय विभाजन को प्रतिबिंबित करती है, यानी कि परिलक्षित करती है। तो ये इनका मानना है। और इन्होंने जो है, यदि हम वॉलरस्टीन की बात करें, इनकी बात आई गई, तो एक इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने जो निर्भरता का सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी, ठीक है, निर्भरता का सिद्धांत में इन्होंने क्या जोड़ा कि अर्ध परिधि की संकल्पना को जोड़ा है, ठीक है, अर्ध परिधि को जोड़ा है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, को जोड़ा है, ठीक है, जोड़ा है। और ये जो बताते हैं कि इन्होंने जो है ये विश्व व्यवस्था सिद्धांत का इन्होंने विश्लेषण किया और इन्होंने बताया कि विश्व व्यवस्था के राज्यों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में इन्होंने बताया है कि जो विश्व व्यवस्था को कितने 3 भागों में विभाजित किया है इन्होंने। कोर, और उसके बाद क्या आएगा? अर्ध परिधि, उसके बाद क्या आएगा? तीसरा आ जाएगा परिधि। कोर में जो बहुत विकसित राष्ट्र होते हैं वो होते हैं, उसके बाद जो है अर्धपरिधि होते हैं, यानी कि जो विकासशील होते हैं, विकास कर रहे होते हैं, और सबसे जो इसमें आते हैं, परिधि में आते हैं, तो ये जो है क्या हो जाते हैं? सबसे इनका अल्प विकसित देश होते हैं। और एक और यहाँ पर फैक्ट देखेंगे हम, जो उत्पादन के साधन का ये अभिव्यक्तिकरण है, उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण, इस अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो PP रे ने किया है। ये एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण, ठीक है, इसका जो है प्रतिपादन किसने किया है? इस अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? ये जो समाजशास्त्री हैं PP रे, इनके द्वारा जो है ये किया गया है। और इसके अंतर्गत ये बताते हैं कि विश्व के कुछ निश्चित क्षेत्र हैं जहां अल्प विकास का कारण क्या है कि उनकी जो देशज समाज की प्रवृत्ति है, यानी कि जो उनकी समाज की जो विशेषताएं हैं, प्रवृत्ति कह लीजिए, उसके कारण जो है उसका अल्प विकास हुआ है। मतलब
अल्प विकास का ये ज़्यादा अल्प विकास इसीलिए रह गया वहाँ पर क्योंकि वहाँ की जो उसकी देशज प्रवृत्ति है उस वजह से, कारण उसका वही है। ठीक है, समाज की प्रवृत्ति के कारण वो अल्प विकसित रह गए। तो इन्होंने एक प्रकार से बताया कि समाज की जो प्रवृत्ति होती है उसका रोल होता है विकसित देश होने में, अल्प विकसित देश होने में। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूचियों को सुमेलित करें। क्या है, A.G. फ्रैंक है, A.G. फ्रैंक। दूसरे हैं कार्ल W. ड्यूट्स। ठीक है, कार्ल W. ड्यूट्स हैं, मिखाइल गोर्बाचोव हैं, मार्टिन कापलान हैं, ये इतने हैं। तो इनमें से आपको जो है मैच करना है। तो जो A.G. फ्रैंक है ये जुड़े हुए हैं निर्भरता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम 4 कर लेते हैं, 4। और जो कार्ल W. ड्यूट्स है संचार सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ हम 3 कर लेंगे। और जो मिखाइल गोर्बाचोव हैं तो ये खुलापन से संबंधित हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट करेंगे। और मार्टिन कापलान जो है किससे संबंधित हैं, ये प्रणाली सिद्धांत से संबंधित हैं, तो यहाँ पर हम कर लेंगे सेकेंड। तो हमारा 4th, 3rd, 1st, 2nd, 4th, 3rd, 1st, 2nd ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ चीज़ें और देख लेंगे। जो बोल्शेविक क्रांत और जो मेन क्रांतियाँ हुई हैं और कुछ संधियाँ हुई हैं उनको देख लेंगे। तो क्या इनको क्रम में लगाने के लिए आ जाता है, तो हम डेट वाइज लिख देते हैं यहाँ पर। जैसे ये बोल्शेविक कब हुई थी, ये 8 मार्च क्रांति है, ये पता है आप सभी को, क्रांति है 8 मार्च को हुई थी। ये 8 मार्च 1917 को होती है। वर्साय की संधि कब होती है, वर्साय की संधि कब होती है, ये होती है ये 28 जून 28 जून 1919 को जो है ये होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक देश में समाजवाद, तो ये जो है 1924 की बात है। एक देश में समाजवाद, ये इम्पोर्टेंट टर्म है, बार बार परीक्षा में आते हैं। ये 1924 कर देंगे इसको। और नाजी जर्मनी सोवियत अनाक्रमण समझौता जो कब हुआ था, तो ये जो है 1939 में हुआ था। तो नाजी जर्मनी अनाक्रमण समझौता ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 में हुआ था, 1939 में हुआ था। ये जो यहाँ पर जो दिया है इनको कभी कभी दूसरे नाम से दे देते हैं। तो ग्लासनोस्ट, ये खुलापन जो है ग्लासनोस्ट, ये भी आप याद रखेंगे साथ में। ठीक है, और जो ये प्रणाली सिद्धांत है सिस्टम थ्योरी, संचार सिद्धांत है कम्युनिकेशन थ्योरी। निर्भरता सिद्धांत को अभी अभी हम पढ़ करके जस्ट पढ़ा है, तो इसको डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी, इसको निर्भरता सिद्धांतों को तो अक्सर ही डिपेंडेंसी थ्योरी के नाम से पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे। और इसके प्रतिपादक आपको पता है कि जो है मार्टिन कापलान है, ये मार्टिन कापलान है। और इसमें जो है इस निर्भरता सिद्धांत में जो ये अर्धपरिधि जो एक अवधारणा है वो किसने जोड़ा था, तो वो जोड़ा गया था A.G. फ्रैंक इनके द्वारा जोड़ा गया था, वॉलस्टीन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, जो वॉलस्टीन है इनके द्वारा जो है जोड़ा गया था। तो ये दोनों ही चीज़ें मार्टिन कापलान और वॉलस्टीन ये दोनों ही जरूरी हैं, आप ध्यान रखेंगे। अभी अभी हमने दोनों को डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्पादन के साधनों का अभिव्यक्तिकरण की अवधारणा इनमें से किसकी व्याख्या करती है। तो वही बात अभी हमने जो कर रहे थे वही बात आ गई है। तो किसकी व्याख्या करती देख लेते हैं। ये अर्ध की परिधि, यहाँ अर्ध होगा, अर्ध की परिधि, अर्धपरिधि की उत्पत्ति या अर्धपरिधि की उत्पत्ति। ठीक है, या केंद्र में स्थित देशों का अपने अस्तित्व में खोना। ठीक है,
या फिर पश्चिम में सामंतवाद से पूंजीवाद का बदलाव, या फिर विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति। तो किससे ये संबंधित है? ये जो है ऑप्शन डी, विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति, इससे संबंधित हो जाएगी यहाँ पर ऑप्शन डी। अभी अपने हमने बात की थी कि क्या है, विश्व के कुछ देशों में अल्प विकास की स्थिति क्यों है? कि उनकी जो अपनी देशज समाज की प्रवृत्ति है उसके कारण जो है वो कारण अधिक है, प्रबल माना है इसमें। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो रहा है। देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में इनमें से कौन से पहलू हैं? कौन कौन से हैं? व्यापार के लिए आर्थिक रोकें लगाई जाएं, या पोलैंड के राज्य को समुद्र तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए, या फिर शांति की प्रसंविधाएं जिन तक खुलकर पहुंचा जाए, और सभी उपनिवेशी दावों को मुक्त खुले दिमाग से और निष्पक्ष समायोजन। तो यहाँ पर आपके पास कूट है, क्या है? पहला और दूसरा सही है, या फिर पहला चौथा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, या फिर तीसरा और चौथा सही है। जो 14 सूत्री बातों की बात की थी किसने? विल्सन ने। तो इन्होंने जो है कौन से दो कथन इसमें सही हैं? दो ही दो का पेयर यहाँ पर दिया है, तो कौन से दो कथन सही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 3 और 4 जो है सही है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनय के प्रति तुष्ट दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन ने 14 सूत्र में निम्नलिखित पहलू जो हैं दिए थे, इसमें से 2 ये हैं, और वो कुछ जो और हैं वो आप देख लीजिए, मेन जो हैं वो सुन लीजिए। लिखने में टाइम लगेगा, सुन लेंगे तो आपको एग्जाम में जो है इससे हेल्प मिलेगी। भविष्य में शांति संधियाँ प्रकट रूप से की जाएं और गुप्त कूटनीति का सहारा न लिया जाए। दूसरा है, शांति और युद्ध दोनों समय में जो है समुद्र पर सबके लिए स्वतंत्रता रहे और वे सबके लिए समान रूप से खुले रहें। समुद्र के मतलब सबके लिए समान रूप से उपयोग करेंगे सब। तीसरा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मार्ग से आर्थिक बाधाएं हटा दी जाएं। चौथा है, शस्त्रों में कमी हो। पांचवा है, अधिक लोगों के हित का समुचित ध्यान रखते हुए औपनिवेशिक दावों का निष्पक्ष निर्णय हो। ठीक है, पांचवा क्या है? रूस की भूमि केंद्रीय राष्ट्र छोड़ दे और रूस को विकास के लिए पूर्ण अवसर प्राप्त हो। ठीक है, और क्या है? सातवां, जर्मनी बेल्जियम को खाली कर दे और उसको पूर्ण स्थिति में पहुंचा दे। फिर क्या है कि इस तरह, आठवां क्या है कि इस तरह से फ्रांस की भूमि भी खाली करके पूर्व स्थित पहुंचा दी जाए, और जो है अल्सस लारेस फ्रांस को वापस मिल जाए। फिर क्या है? नौवां क्या बताता है कि राष्ट्रीयता के सिद्धांत के आधार पर इटली की सीमाओं का संशोधन हो। 10वां है, ऑस्ट्रिया हंगरी के लोगों को स्वायत्त शासन अधिकार प्राप्त हो। फिर क्या है? 11वां, केंद्रीय राष्ट्र सर्बिया, मोंटेनीग्रो तथा रोमानिया खाली करके अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचा दे तथा सर्बिया को समुद्र तट पर निवास स्थान प्राप्त हो। उसके बाद 12वां, टर्की के साम्राज्य के विरुद्ध तुर्की प्रदेशों की प्रभुता सुरक्षित रहे तथा शेष भागों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो, और डार्डेनलीज तथा बॉस्फोरस के जस के सभी राष्ट्रों जहाज़ों को यातायात की स्वतंत्रता हो। ठीक है, आगे बताते हैं एक और कि स्वतंत्र पोलैंड का निर्माण हो और उसे समुद्र तट तक पहुंचने की सुविधा दी जाए। तो यहाँ पर क्या है? पोलैंड राज्य को समुद्र तट तक निर्बाध प्रवेश नहीं दिया जाए। तो ये इसीलिए गलत हो रहा क्योंकि उसको जो है सुविधा दी जाए समुद्र तट तक पहुँचने के लिए। और आखिरी क्या है? छोटे बड़े सभी राष्ट्रों को समान रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता तथा प्रादेशिक अखंडता का आश्वासन देने के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की जाए। तो ये सारी बातें जो हैं की गई थी, जो 14 सूत्री बातें थी इनकी, उसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तीसरी दुनिया की पहचान आय, यहाँ आप नहीं होगा, आय होगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तीसरी दुनिया की पहचान आय के अतिरिक्त, एक तो आय तो मेन है ही पहचान कि आय इनकी बहुत कम होती है, प्रति व्यक्ति आय। इसके अतिरिक्त और जो है इनकी क्या क्या पहचान होती है? सामाजिक असमानता, आर्थिक समृद्धि, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता और लिंग असमानता। तो कौन कौन सी है इनमें सही है? आपके सामने ऑप्शन ये सब दिए हैं। 1-2 है, या 1-2-4 है, 2-4 है, या 2-3-4 है। इसमें क्या है? तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो है A, C and D, यानी कि 1, 3 and 4। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ये अगर हम बात करें कि तीसरी दुनिया शब्दावली का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है, तो फ्रांसीसी अर्थशास्त्रवेत्ता जो एक हैं, ये आल्फ्रेड सावी,
ठीक है। तो तीसरी दुनिया का जो शब्दावली का आविष्कार यहाँ पर लिख लेते हैं और आप इसको शब्दावली आविष्कार, ठीक है, कौन है? ये हैं आल्फ्रेड सावी, याद रखेंगे आप, आल्फ्रेड सावी जो हैं, इन्होंने इसका जो है सबसे पहले यूज किया, यानी कि आविष्कार किया। और सावी ने कब किया था? ये 1952 में इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसी में जो है इस शब्द का प्रयोग किया था। और तीसरी दुनिया अगर हम देखें तो इसका प्रयोग किस परिप्रेक्ष्य में होता है, किस संदर्भ में होता है? तो उत्पीड़ित वर्गों के लिए किया जाता है, जो उत्पीड़ित वर्ग हैं उनके लिए किया जाता है, जहाँ सामाजिक असमानता हो, मानव तथा अर्थ संबंधी निर्धनता हो, लिंग में असमानता हो, बेरोजगारी व्यापक स्तर पर व्याप्त हो, ये सारी चीज़ें जो हों वहाँ उन्हें जो है तीसरी दुनिया के देश बोला जाता है। ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ध्यान से सुनिए इनको और ध्यान रखिए। ये आएंगे सेंटेंस के फॉर्म में आएंगे, फैक्ट के उसमें आएंगे। और लगभग 135 अफ्रीकी, एशियाई और दक्षिणी अमेरिकी देश अपने को सामूहिक रूप से तीसरी दुनिया कहते हैं। तो कितने देश हैं? 135, ठीक है, 135 देश सामूहिक रूप से अपने आप को क्या बोलते हैं? तीसरी दुनिया बोलते हैं। क्योंकि तीसरी दुनिया क्या है? जो शोषित हैं, जो गरीब हैं, जहाँ लिंग असमानता है, जहाँ बेरोजगारी है ना, निर्धनता है, ये सब आते हैं, तो इनको तीसरी दुनिया बोला जाता है। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं तो ये भी देख लेते हैं। अफ्रीकी, एशियाई, ठीक है, अफ्रीकी, एशियाई, और कौन सा आएगा? और दक्षिणी अमेरिकी, ठीक है, दक्षिणी अमेरिकी। और कौन आएगा साथ में? ये जो अफ्रीकी, एशियाई, दक्षिणी अमेरिकी, और आप इसको सीधा सीधा कभी कभी क्वेश्चन आता है लैटिन अमेरिका, तो वो भी उसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सब जो तीसरी दुनिया के ग्रुप हैं इनको आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन बी जो है सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, या दूसरा है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, तीसरा है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, और चौथा है वेसेनार अरेंजमेंट होगा ये, ठीक है। तो वेसेनार अरेंजमेंट ये है। तो किसका ये सदस्य नहीं है यहाँ पर पूछ रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, NSG, इसका जो है ये नहीं है सदस्य। और ये जो भारत परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, ये जो है इसका ये जो NSG है, यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसका सदस्य भारत नहीं है। हालांकि भारत जो है इस ग्रुप में शामिल होने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन जो है प्रयास ही हो रहा है, ठीक है। अगर हम करें ये परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो है ये 48 देशों का समूह है। तो ये जो है NSG, इसमें कितने हैं? 48 देशों का ये समूह है, ठीक है, देशों का समूह है। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। 1975 में इसकी जो है स्थापना होती है, ठीक है। NSG की बात हो रही है। और इसमें क्या है कि यह परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति पर नियंत्रण स्थापित करता है। तो यानी कि जो परमाणु हथियार बनाने वाली सामग्री होती है उस पर इस पूरे ग्रुप का नियंत्रण होता है। तो ये एक मेन बात याद रखनी है कि इसमें 48 देश हैं और 1975 में जो है स्थापना इसकी की गई। और ये परमाणु जो है आपूर्ति का जो सामग्री होती है उसमें उस पर जो है ये इस ग्रुप का नियंत्रण होता है। ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वैश्विक प्रणाली के संबंध में क्या सही है, बताना है आपको। वैश्विक प्रणाली के संबंध में क्या जो कथन है जो नीचे दिए गए वो सही कौन से हैं? पहला है ये मार्क्स के धन संचय के प्रभाव से प्रभावित है। दूसरा है धन संचय के आधार पर विश्व
केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के बीच बटा है। तीसरा है इसमें खिलाड़ी, रणनीतियाँ, नियम और परिणाम जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाएं शामिल हैं। और चौथा है यह राज्यों के मध्य संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग की स्थिति का विश्लेषण करता है। तो इसमें जो है कौन कौन से आपके कथन सही हैं, तो यहाँ सिर्फ 2 सही हैं कि यह मार्क्स के धन संचय के प्रभाव से प्रभावित है, और ये दूसरा सही है कि धन संचय के आधार पर विश्व केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के बीच में बटा हुआ है। ठीक है, तो ए एंड बी यहाँ पर ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यही दोनों सही हैं। जो विश्व व्यवस्था सिद्धांत है मार्क्स के धन संचय के विचार से प्रभावित है। ठीक है, धन संचय के आधार पर विश्व को केंद्र, परिधि और अर्ध परिधि के बीच में बांटा है, जिसकी अभी अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले। इन तीनों का संबंध शोषणकारी होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इनका संबंध कैसा होता है, शोषणकारी होता है। पूछता है क्वेश्चन में। और क्या होता है कि जो कोर होता है, कोर के द्वारा जो है अर्ध परिधि का शोषण होता है। ठीक है, और जो अर्ध परिधि और परिधि दोनों का शोषण होता है। ठीक है, कोर के द्वारा दोनों का शोषण किया जाता है, दोनों का शोषण जो है किया जाता है। ठीक है, और जो अर्ध परिधि होती है उसके द्वारा परिधि का शोषण होता है। तो यानी कि इनका संबंध क्या होता है, शोषणकारी होता है। सभी का संबंध कोर के द्वारा दोनों का शोषण होता है, अर्ध परिधि और परिधि का, और अर्ध परिधि के द्वारा परिधि का जो है शोषण होता है। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कुछ यहाँ पर जो है टर्म दिए गए हैं, संधियाँ हैं कुछ, इन सबको आपको क्रम में लगाना है। तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और वेस्टफेलिया संधि, वर्साई की संधि और यूट्रेच की संधियाँ। इनको पहले हम क्रम में लगाते हैं। तो जो वेस्टफेलिया संधि हुई थी ये 1648 में हुई थी, 1648 में होती है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहाँ से, ये वेस्टफेलिया लिखेंगे हम। जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है ये 1945 में होता है, 1945 में होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है यूट्रेच की संधि कब होती है, ये वेस्टफेलिया संधि कब होती है, ये होती है 1648 में होती है, 1648 में होती है। वर्साई की संधि अभी भी हमने बात की थी, 1919 में होती है। ठीक है, और यूट्रेच की संधियाँ ये कब होती हैं, तो ये होती हैं 1773 में होती हैं, 1773 में जो है ये होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, BDCA, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, BDCA। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन समुदाय आधारित सतत विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर समुदाय आधारित सतत विकास की बात हो रही है। ऑप्शन आपके यहाँ पास है अरिधी। अरिधी का जो पूरा नाम है जियोवनी अरिधी। क्या है इनका पूरा नाम, लिख लेते हैं, जियोवनी अरिधी। दूसरा है अर्जुन अप्पादोराई। तीसरा है एलिनार ऑस्ट्रीम, और जो है चौथा है डेविड हेल्ड होगा यहाँ पर, डेविड हेल्ड। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा सही है, यहाँ पर जो एलिनार ऑस्ट्रीम है ऑप्शन सी यही सही हो जाएगा। एलिनार ऑस्ट्रीम की एक बुक आती है सामूहिक धरोहर पर शासन, गवर्निंग द कॉमन्स। तो इसी बुक में इन्होंने ये सारी बातें बताई हैं, और इन्होंने कहा है कि सामूहिक मूल से संसाधनों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ताकि जो है अत्यधिक खपत हो रही है संसाधनों की उसे रोका जा सके और प्रशासनिक कठिनाइयों दोनों से बचा जा सके। ठीक है, और 2009 में जो ये ऑस्ट्रोम हैं इनको अर्थशास्त्र में नोबल प्राप्त यानी कि नोबल पुरस्कार मिलने वाला ये पहली महिला बन जाती हैं। तो कब इनको मिलता है, 2009 में मिलता है नोबल पुरस्कार। ठीक है, पुरस्कार, और ये पहली महिला हैं, पहली महिला किस क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है इसके क्षेत्र में पहली महिला है। ठीक है, ये सारी बातें ध्यान रखनी है आपको। आगे ये कुछ जो फैक्ट हैं
तो इसके बारे में क्या है, अल्प विकास का सिद्धांत, इससे जो है ये कि कौन संबंधित है, तो आंद्रे गुंटर फ्रैंक इससे संबंधित है। ठीक है, और कभी जो है आ जाए तो दूसरा ऑप्शन अगर आपको नहीं दिखता है तो समीर अमीन, ये भी इससे संबंधित हैं, समीर अमीन। तो ये दोनों जो है परासिता के सिद्धांत के मान्यताकारों में यही समीर अमीन व आंद्रे गुंटर फ्रैंक जो है संबंधित हैं। ठीक है, जुड़े हुए हैं। और ये इन सिद्धांतकारों के अनुसार क्या है कि तीसरी दुनिया के देश अविकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित हैं। तो ये क्वेश्चन में आता है कि अविकसित नहीं है तीसरी दुनिया के देश जो हैं क्या है, अविकसित नहीं है, अविकसित नहीं बल्कि अल्प विकसित हैं। ठीक है, अल्प विकसित हैं, ऐसा इन्होंने माना है। और अल्प विकास को समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, डिपेंडेंसी थ्योरी का जो है विचार प्रस्तुत किया है। इन लोगों ने, दोनों लोगों ने डिपेंडेंसी थ्योरी का जो है विचार प्रस्तुत किया है, जिसकी अभी अभी हमने पहले बात की। नेक्स्ट क्या है कि नीति विज्ञान जो है, कि नीति विज्ञान का जनक जो है किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है लासवेल को। ठीक है, ये लासवेल को, अगर क्वेश्चन आए कि नीति विज्ञान का जनक कौन है तो लासवेल हैं। और क्वेश्चन दूसरी तरह से भी आता है कि जो लासवेल हैं राजनीति विज्ञान को क्या मानते हैं, तो लासवेल जो है राजनीति विज्ञान को मूलतः क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि ये नीति विज्ञान है, तो नीति विज्ञान मानते हैं। ठीक है, नीति विज्ञान मानते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो प्रेबिस्ट थीसिस है। ठीक है, इसके बारे में जो है बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा जान लीजिए। ये किससे संबंधित है, तो ये विकास के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन सीधा सीधा आएगा, प्रेबिस्ट थीसिस का संबंध किससे है, तो विकास के सिद्धांत से है, ये हमने आगे लिख दिया है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है माना गया कि परंपरागत सिद्धांतों की आलोचना की गई इसमें, और ये माना गया कि इसमें जो है ये समाधान, ये जो विकास है विकसित राष्ट्रों की समस्याओं के समाधान में मददगार नहीं है, ऐसा इसको माना गया। और प्रतिक्रिया कहाँ से आती है, मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों तरफ से प्रतिक्रिया आती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये किसने दिया, ये पेबिस्ट नाम किस पे पड़ा, तो ये जो है राउल पेबिस्ट, ये अर्जेंटीना के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। और इन्होंने जो है लैटिन अमेरिका के आर्थिक विकास और इसकी सैद्धांतिक जो है समस्या पर अपनी प्रभावी अध्ययन को प्रस्तुत किया था। कब किया था, 1950 में प्रस्तुत किया था। तो ये जो राउल पेबिस्ट हैं, इनके नाम पर जो ये पढ़ा है, क्योंकि इन्होंने इस पर काफ़ी अध्ययन किया और दिया था। तो विकास के सिद्धांत पेबिस्ट थीसिस, और किस पे पढ़ा है, इस संबंधित किससे है, राउल पेबिस्ट, इनसे जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबलाइजेशन, नेशन स्टेट एंड डेमोक्रेसी पुस्तक किसकी है, तो ये पुस्तक किसकी है, सीपी भामरी की ये पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक है द 20 ईयर्स क्राइसिस, ये भी पुस्तक है, तो ये किसकी है, E.H. कार की है पुस्तक। ये ब्रिटिश यथार्थवादी थे। ठीक है, ब्रिटिश यथार्थवादी थे, इनकी पुस्तक है द 20 ईयर्स क्राइसिस। ये क्या है कि एक रंग भेदी जो अपार्थिव नीति थी, इसके बारे में एक है फैक्ट कि रंग भेदी नीति दक्षिण अफ्रीका में जो दक्षिण अफ्रीका की सरकार थी, उसने जो है कब से कब तक इसको फॉलो किया, यानी कि कब से कब तक इसको जो है अपने प्रोसेस में रखा। तो ये 1945 से, यानी कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके बाद से 1975 तक इसने जो है पूरी तरह से ये उसकी सरकार की नीतियों में ये चीज़ें जो हैं अच्छे से इनको फॉलो किया गया है। तो ये इनका एक ऑफिशियल टर्म था, बाकी तो और लंबा चला था, लेकिन ये इनका ऑफिशियल टर्म था एक प्रकार से। तो ये पूछता है क्वेश्चन में, कब से कब तक दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा कब से कब तक इस चीज़ को फॉलो किया गया, तो 1945 से 1975 तक किया गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो रंग भेद है किस देश से संबंधित है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। क्वेश्चन ये भी आता है
कि इसमें ये इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव एवं रंग भेद, है ना, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आती हैं। काले गोरे का भेदभाव, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर अब शीत युद्ध की बात कर लेंगे। इसकी सही समयावधि क्या है, यानी शीत युद्ध की सही समय जो समय अवधि है वो क्या है। तो ये इसको 1945 से 90 के बीच में इसको माना जाता है। यह इसकी एक ये एग्जैक्ट समयावधि मानी जाती है। अगर वैसे हम बात करें कि जो शीत युद्ध क्या है, तो ये पूर्व सोवियत संघ तथा अमेरिका के मध्य विद्यमान एक वैचारिक युद्ध था। देख लीजिए शीत युद्ध क्या था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या था ये वैचारिक युद्ध था, वैचारिक युद्ध था, ठीक है, वैचारिक युद्ध था। और इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है, देख लेते हैं। इसकी शुरुआत जो चर्चिल का भाषण था, नेता थे कहाँ के, ब्रिटेन के नेता चर्चिल, तो इनके भाषण से होती है, इसकी शुरुआत मानी जाती है। कब होता है इनका भाषण, चर्चिल का भाषण जो है 1946 में होता है, 46 में होता है। और ये किस नाम से था, फुलटन भाषण, फुलटन भाषण स्पीच, है ना। इससे जो है शीत युद्ध की शुरुआत होती है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। शीत युद्ध की शुरुआत, अगर ये सेंटेंस ऐसे आता है कि किस भाषण से होती है, फुलटन भाषण से होती है, किसने की थी, तो चर्चिल ने की थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे, आप इसको एक एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और इसका अंत 1991 के रूस विघटन से माना जाता है। तो अगर यहाँ पर ये डेट वहाँ पर ना हो तो माना विघटन का जो है अंत, इसका अंत सामान्य रूप से जो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था, तो इस विघटन से ही इसका जो है अंत माना जाता है। चर्चिल के भाषण से शुरुआत होती है इसकी, ठीक है, चर्चिल की भाषण से शुरुआत होती है, फुलटन भाषण से, और अंत 1991 में होता है। तो शीत युद्ध के बारे में इतनी बातें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे। साधारण सौदेबाजी एवं सामरिक सौदेबाजी में अंतर किसने किया है, ये RNR यंग ने इन्होंने किया है। किसमें, साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में किसने किया है, RNR यंग ने किया है। और ये मानते हैं कि जो है ये सौदेबाजी, युद्ध का सौदेबाजी, ये संभावित लाभ और हानि दो अभिनेताओं के बीच युद्ध का एक जो है अंतिम परिणाम होता है, यानी कि इसको हानि लाभ से संबंधित समझा है, सौदेबाजी से समझा है, हानि लाभ के लिए जो चीज़ें होती हैं। अगला है परमाणु नैतिकता के 5 मैक्सिम्स जो हैं, कौन कौन से हैं मैक्सिम्स, यानी कि सूत्र किसके द्वारा दिए गए हैं, तो ये जोसेफ नाय, यहाँ पर नाय होगा, जोसेफ नाय के द्वारा जो है दिए गए हैं, ठीक है, जोसेफ नाय ने दिया है इनको। और ये इसके अंतर्गत क्या क्या रखते हैं कि इस जो सूत्र हैं इनके अंतर्गत परमाणु युद्ध, परमाणु निरोध, परमाणु हथियार नियंत्रण, परमाणु निशस्त्रीकरण या परमाणु ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं की जांच इसमें जो है की जाती है। तो ये जो है जोसेफ नाय ने परमाणु नैतिकता के 5 मैक्सिम्स की अवधारणा जो है प्रस्तुत की है, यानी कि 5 सूत्रों की अवधारणा प्रस्तुत की है, जिसमें ये पाँचों चीज़ें आ रही हैं। कौन कौन सी, जो है परमाणु युद्ध, परमाणु निरोध, परमाणु हथियार नियंत्रण, परमाणु निशस्त्रीकरण, या उसको कह लीजिए कि परमाणु ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं की बातें इसमें की जाती है, जांच की जाती है। नेक्स्ट है धमकी का संतुलन सिद्धांत, जो है किसके द्वारा दिया गया, स्टीफन वॉल्ट के द्वारा दिया गया है। अगला क्या है कि सूजन स्ट्रेस जो है, सूजन स्ट्रेस के अनुसार प्राथमिक शक्ति संरचनाएं कितनी हैं, 4 हैं। कौन कौन सी हैं, ये सूजन स्ट्रेंज होगा यहाँ पर, कौन थे, तो ये एक ब्रिटिश विद्वान थे, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था बनाने के लगभग अकेले ही जिम्मेदार थे, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था है उसके लिए, उसको बनाने के लिए ये अकेले ही जिम्मेदार हैं, यानी कि इसमें इन्होंने जो काफ़ी काम किया है। और इनके अनुसार प्राथमिक शक्ति संरचनाएं कितनी होती हैं, प्राथमिक शक्ति संरचनाएं 4 प्रकार की होती, कौन कौन सी होती हैं, ज्ञान संरचना, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हो जाएगा इनका जो है वित्तीय संरचना हो जाएगा, वित्तीय संरचना हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा सुरक्षा,
सुरक्षा संरचना, और फिर चौथा लास्ट हो जाएगा उत्पादन संरचना। उत्पादन संरचना, ये 4 प्रकार की जो है प्राथमिक शक्ति संरचनाओं की बात इन्होंने की है। प्राथमिक शक्ति संरचनाएं हैं ये जो सूजन स्टेंच के द्वारा जो है दिया गया है इनको। एक चीज़ और यहाँ पर देखेंगे आप कि जो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत है, इसको यथास्थिति के संरक्षक के रूप में जो है किसने परिभाषित किया है, तो वाल्टर लिपमैन है जिन्होंने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथास्थिति संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है। तो इसको भी हम यहाँ देख ही लेते हैं। वाल्टर लिपमैन ने जो सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को जो है एक यथास्थिति संरक्षक के रूप में यथास्थिति संरक्षक के रूप में परिभाषित किया है। तो आज इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और ज़्यादा बड़ी वीडियो होने से आप लोग बोर होने लगते हैं और वीडियो को फिर छोड़ने लगते हैं। लेकिन ये आईआर पर और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाएंगे, और इस वीडियो जो 1-2 वीडियो ये आ रहे हैं इसके साथ में पुरानी आईआर का वो भी देखना। तो उसमें जो अलग लेवल के क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन है, और दोनों तरह के क्वेश्चन जो है आपके एमपी सेट में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप ये वो वीडियो और प्लस ये दोनों वीडियो जो एक ये है और एक और मैं दूंगी शायद, तो इनको आप मिलाकर देख लेंगे तो आपका आईआर जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो उस वीडियो को बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उसमें जो है बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, उसको तो बिल्कुल मत छोड़ना, उसको पक्का देख लेना। अच्छे से उसमें कराया है, मैंने पूरा टॉपिक कवर किया है, मेन चीज़ें उसमें कवर की हैं। यहाँ पे थोड़ा एमपी सेट के अकॉर्डिंग हाई लेवल जा रहा है, और एमपी सेट में लो लेवल और हाई लेवल दोनों तरह के क्वेश्चन वहाँ देखने को मिलते हैं। तो आप ना तो लो लेवल छोड़ सकते हैं ना हाई लेवल छोड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल कुछ और फैक्ट्स के साथ इम्पोर्टेंट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक नहीं किया है तो। धन्यवाद।